अभिमन्यु के हाथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर था वो लगातार बजते जा रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। युग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को देखते हुए कहता है, यार ये इतना आवाज क्यों कर रहा है, तो इसे बंद क्यों नहीं करता, वरना जंगली जानवर जाग जाएंगे, और यदि वो जाग गए ना तो भूत प्रेत हमें मारे या ना मारे लेकिन वो हमें जरूर मार डालेंगे। अभिमन्यु चिढ़ते हुए युग से कहता है, युग तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ। कि डिवाइस अपने आप ही बजता है, और वो भी तब जब आपके आसपास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो। मतलब ये है कि हमारे आसपास जरूर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है। अभिमन्यु उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को चारों तरफ घुमाने लग जाता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से ज्यादा आवाज आ रही थी उस ओर जाने लग जाता है। युग अभिमन्यु को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है तू? अभिमन्यु बांस के पेड़ से निकलते हुए कहता है, भूत को पकड़ने। चल जल्दी से मेरे पीछे आजा। बहुत हंस रहा था ना तू? हाँ चल आजा, आज तुझे ना भूत दिखाता हूँ। अरे मैं तो युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु वहां से चले जाता है। युग भी अपना सामान उठाता है और अभिमन्यु के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से आ रही आवाज का पीछा करते करते युग और अभिमन्यु दोनों ने काला झाड़ी जंगल पार कर लिया था और वो किश्नोई नदी के पास पहुंच गए थे। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को हवा में लेफ्ट राइट करते हुए कहता है, आवाज तो यहीं से आ रही है, मतलब भूत यहीं कहीं है हमारे आसपास। युग चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा है अभिमन्यु तू? ये भूत भूत कुछ नहीं होते, छोड़िए तेरी मशीन। युग तू 2 मिनट चुप रहेगा? मुझे अपना काम करने दे, समझा? डिस्टर्ब मत कर, हम लोग भूत के बहुत करीब हैं। देखना आज तो मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को लेकर किश्नोई नदी के शुरुआती किनारे तक पहुंच गया था। नदी शांत लहरों के साथ साथ बह रही थी, जिसमें घुटनों तक पानी था। चांद की चांदनी नदी के पानी पर छाई हुई थी। जैसे ही अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर लेकर नदी में अपना पहला कदम रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बजना अपने आप बंद हो जाता है। अभिमन्यु और युग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बंद कैसे हो गया। वातावरण में अचानक से शांति छा गई थी। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को अपने हाथ से ठोकते हुए कहता है, अरे ये क्या, इसमें से आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? युग नदी के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो वहीं से अभिमन्यु को ताना मारते हुए कहता है, खराब तो तब होगा ना जब ये सही होगा। इतना घटिया तो है तेरा ये डिवाइस। क्या नाम बताया था तूने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। तुझे पता है इसने आवाज करना बंद क्यों कर दी? अभिमन्यु उदासी के साथ पूछता है। क्यों? क्योंकि शायद तुझे पता नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एटमॉस्फेयर पर फर्क पड़ता है। मतलब यह है कि जब वातावरण चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है, जिस कारण जब हम जंगल से यहाँ तक आए तो इसने यहाँ पर आकर आवाज करनी बंद कर दी। क्योंकि जंगल के अंदर के एटमॉस्फेयर में और नदी के पास के एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंस है। तुझे कैसे पता ये सब? इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बेटा, इतना तो पता ही होगा ना। तेरी तरह झोला छाप पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं नहीं मानता, मुझे तो लगता है कि मेरा ये डिवाइस हमें बिल्कुल सही जगह पर लाया है। युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? इसके ना 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब हम जंगल से यहाँ नदी तक आए तो उस बीच भी एटमॉस्फेयर चेंज हुआ होगा, तब ये बंद क्यों नहीं हुआ? क्या नदी पर आकर ही बंद क्यों हुआ? युग हैरानी के साथ पूछता है। और दूसरा कारण ये है कि आज से 13 साल पहले यक्षिणी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात किश्नोई नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून पीकर उन्हें मार देती थी। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, तो ये कहानी तुझे भी पता है? ये कहानी नहीं है, हकीकत है। और ये बात बंगला मुड़ा और रोंकामुचा गांव के बच्चे को पता है, समझा? छोड़िए सब। तो हाँ, क्या बता रहा था मैं कि देख, यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती थी यहीं पर इसी नदी के पास। तो उनकी आत्मा भी यहाँ पर ही भटक रही होगी ना, समझा? इसीलिए तो मेरा ये डिवाइस यहाँ पर आकर बंद हो गया। ये घूरते हुए अभिमन्यु से पूछता है, तो ये यक्षिणी भूत प्रेत डायन पर भरोसा करता है? हाँ करता हूँ। क्यों, तू नहीं करता?
नहीं। अभिमन्यु युग के पास जाते हुए कहता है, तो फिर गले में ये काली माँ का लॉकेट क्यों पहना हुआ है? युग के गले में काली माँ का लॉकेट था जिसमें उन्होंने रौद्र रूप धारण किया हुआ था और उनके पैरों पर भगवान शिव थे। युग उस लॉकेट को हाथ लगाते हुए कहता है, ये लॉकेट, ये तो मुझे माँ ने दिया था, उन्हीं के याद में पहनता हूँ। अब तो वो है नहीं, इसीलिए। युग अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, कुछ भी हो पर भरोसा तो करता है ना, भले ही माँ के कारण क्यों ना करता हो। तो फिर भूतों पर भी भरोसा करना सीख जा। पर जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर विश्वास कैसे करूं? दिखते तो हमें भगवान भी नहीं है, पर फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं ना। तुझे पता है ये जो भूत होते हैं ना, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब काम करते हैं, पर ये हमें दिखाई नहीं देते। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इनके पास भी भगवानों की तरह शक्तियां होती है, शैतानी शक्तियां। भगवान और भूत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। देख, दोनों के हिंदी और इंग्लिश के शुरुआती अक्षर भ और जी से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे वो इंग्लिश का होस्ट हो और गॉड हो या फिर हिंदी का भूत और भगवान। तू तो सही में इंटेलिजेंट वाली बातें करने लग गया यार। तुझे ये सब बातें कैसे पता? तेरे पापा ने बताई। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा? मेरे पापा ने बताई? पर कब? यार उनकी किताबों में लिखा है ये सब। तूने उनकी किताबें नहीं पढ़ी क्या? क्या तो लिखते थे यार वो, रोंगटे खड़े हो जाते थे पढ़ते पढ़ते। युग उदास होते हुए कहता है, नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। वैसे भी वो सब बस कहानियां हैं और कुछ नहीं। वो कहानी नहीं है युग, तुझे पता है एक लेखक वही लिखता है जो उसकी जिंदगी में घटित होता है। हो सकता है ये सब तेरे पापा के साथ हुआ हो। यार देख, मुझे ना मेरे पापा के बारे में बातें नहीं करनी। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अभी आराम करना है, इसलिए मैं अपने घर ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहता हूँ। पर तू इतनी रात में ग्रेवयार्ड कोठी क्यों जा रहा है? तू तेरे रिश्तेदारों के घर रोंग कामुचा गांव जाना। मुझे उनके पास नहीं जाना। क्यों? युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तो अभी भी उनसे नाराज है क्या? नाराजगी किस बात की? नाराज तो हम उनसे होते हैं ना जो हमारे अपने होते हैं, और वो मेरे अपने थोड़े ही है। यार ऐसा मत बोल। यार अभिमन्यु छोड़ ना तू ये सब और जाने दे मुझे। अरे ऐसे कैसे? एक काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। सुना है यक्षिणी के 2 ठिकाने थे, पहला किश्नोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। तुझे कैसे पता ये बात? मुझे तो बहुत कुछ पता है यक्षिणी के बारे में। आखिर ऐसे ही थोड़ी सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनाऊं मैं। यार बातें करना छोड़ और चल जल्दी, अब जाकर सीधे सोना है मुझे। वैसे अच्छा हुआ तू मिल गया मुझे, मैं तो रास्ता ही भूल गया था। रास्ता ही तो दिखाने आया हूं मैं तुझे। क्या बोला? कुछ नहीं। वो देख, वो रही तेरी ग्रेवयार्ड कोठी। अभिमन्यु ने अपने हाथ से राइट साइड की ओर इशारा करते हुए कहा। जिस ओर अभिमन्यु ने इशारा किया था, जब युग उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि ग्रेवयार्ड कोठी का ऊपरी सिरा नदी से साफ साफ दिख रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी ऊपरी सतह पर बनी थी, जिस कारण उसका गुंबद देखा जा सकता था। ग्रेवयार्ड कोठी नदी से करीब 600-700 मीटर दूरी पर थी। ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काली शक्तियां थी जो युग के वहां आने का इंतजार कर रही थी। युग और अभिमन्यु पैदल पैदल ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद वो दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी खेतों के एकदम बीच में बनी हुई थी। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। ग्रेवयार्ड कोठी के पास करीब 2 हेक्टेयर जमीन थी जो खाली पड़ी हुई थी। ग्रेवयार्ड कोठी 2 मंजिला थी, जिसमें बाहर से खिड़कियां देखने से लग रहा था कि करीब 50 से 60 कमरे होंगे। कोठी में ग्रे कलर किया गया था। अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहता है, यार ये तो किसी फिल्म की हॉरर कोठी जैसी लग रही है। देख, कोठी के ऊपर काले बादल भी कैसे मंडरा रहे हैं ना। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये फिल्मों की नहीं है, मेरे पूर्वजों की कोठी है।
जो उन्होंने अंग्रेजों से खरीदी थी। हाँ यार पता है, मैंने डिटेल्स निकाली थी इस कोठी की। ये अंग्रेज लोग भी ना बड़े कमाल के थे। कैसे? तुझे पता है ये कोठी कब और क्यों बनाई गई थी? नहीं, आज से 200 साल पहले 24 अगस्त 1608 में अंग्रेज अपने इंडिया में आए थे। उस वक्त उनका भारत में शासन नहीं था और ना ही उनके रहने के लिए कोई ठिकाना था। जब वो मेघालय में आए तो उन्हें अपने बंगला मुड़ा गांव में भी रहने नहीं दिया गया, क्योंकि ये अंग्रेज गाय सुअर सब खाते थे और हमारे हिंदू धर्म में गाय को देवी माँ की तरह पूजा जाता है। उस वक्त अंग्रेजों के एक जर्नल ने मोटी रकम देकर जमीन खरीदनी चाहिए, पर गांव वालों ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था हम सबको पता है कि इंडिया में लालची लोग तो भरे हुए हैं। उस वक्त बंगला मुड़ा के राजा अंग्रेजों से मोटी रकम भी हथियाना चाहते थे और प्रजा को निराश भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बंगला मुड़ा गांव के बाहर जो कब्रिस्तान वाली जमीन थी वो उन्हें बेच दी। गांव वाले तो दिन में भी वहां पर जाने से डरते थे, पर ये अंग्रेज कहाँ किसी से डरने वाले थे। उन्हें भारत का खजाना जो लूटना था, उन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर ही कोठी बना दी। गांव वाले शुरू में इसे लाशों वाली कोठी कहते थे, फिर अंग्रेजों ने ही इसे ग्रेवयार्ड कोठी नाम दे दिया। अच्छा, जब भी दूसरे गांव से अंग्रेज सैनिक आते थे तो उन्हें यहीं पर ठहराया जाता था। यहीं पर खातिरदारी की जाती थी। उनकी अय्याशियों का सारा सामान था यहाँ पर, और यहाँ पर रात रात भर मुजरा चलता था, तवाइफें नाचा करती थी। और तू कह रहा था ना कि ये यक्षिणी नहीं होती। तुझे पता है यहाँ के अंग्रेज अफसरों ने अपनी डायरी में यक्षिणी का जिक्र किया है। यक्षिणी का नाम सुनकर युग चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, तेरी ये कहानी खत्म हो गई हो तो क्या अब हम कोठी के अंदर चलें, या रात भर यहीं पर बैठकर कहानी सुनाने वाला है? हाँ चलना, मैंने कहाँ रोका है तुझे? तुझे ही कहानी सुनने में मजा आ रहा था इसलिए मैं सुना रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा करीब 10 फुट ऊंचा था। जब युग और अभिमन्यु दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो अभिमन्यु देखता है कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिस पर जंग लग गया था। अभिमन्यु ताले को हाथ लगाते हुए कहता है, अरे इस पर तो ताला लगा हुआ है, तेरे पास ताले की चाबी भी है क्या? युग अपना बैग टटोलने लग जाता है और कहता है, रखी तो थी इसकी चाबी मेरे पास, कहाँ गई? देख क्यों नहीं रही यार? हाँ ये रही। युग अपने बैग से ताले की बड़ी सी चाबी निकाल लेता है। खोल जल्दी दरवाजा, एक औरत की आवाज सुनाई देती है। युग हैरानी के साथ कहता है, यार तूने आवाज सुनी? अभिमन्यु पूछता है, कैसी आवाज? औरत की आवाज। यार वो कह रही थी कि खोल जल्दी दरवाजा। क्या कहा? औरत की आवाज। लगता है ना तेरे कान बज रहे हैं। अभी तो मुझे कह रहा था कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, अब तू क्या कर रहा है? चल जल्दी ओपन कर कोठी, मैं भी तो देखूं इसमें क्या क्या राज बंद है। युग चाबी को ताले के अंदर डाल देता है। जैसे ही चाबी ताले के अंदर जाती है, आसमान में तेज बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि ऐसा लग रहा था आधी रात में उजाला हो गया हो। युग चाबी को ताले के अंदर घुमाने लग जाता है, पर जंग लगे होने के कारण चाबी घूम नहीं रही थी। युग चाबी घुमाते हुए कहता है, अरे ये क्या, ये घूम क्यों नहीं रही? घूम जा, अब खुल भी जा। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, क्या हुआ? यार चाबी अंदर ही टूट गई। क्या कहा? चाबी टूट गई? पर कैसे? यार इतनी पुरानी चाबी है, ऊपर से जंग लगी हुई थी, तो टूटेगी ना। अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर अब क्या करें? ये कुछ कहता उससे पहले ही एक औरत की आवाज सुनाई देती है, पत्थर उठा और तोड़ दे ताला। युग कहता है, अच्छा आइडिया है, पर तू लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है? अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मैंने क्या कुछ बोला, मैं तो तब से चुप ही हूं। युग अभिमन्यु की बात पर ध्यान नहीं देता है। वो पास में ही जमीन पर रखा बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसकी मदद से दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने लग जाता है। 3 बार पत्थर से ताले पर वार करने पर ही खट से ताला टूट जाता है।
जैसे ताला टूटता है, औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। युग कुंडी खोलकर दरवाजे को अपने हाथों से धक्का देने लग जाता है, पर दरवाजा इतना भारी था कि उस अकेले से धक्का नहीं दिया जा रहा था। इसलिए अभिमन्यु भी उसकी मदद करने लग जाता है। अभिमन्यु और युग अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, धड़धड़ाते हुए जोरों से बारिश होने लग जाती है। दरवाजा खुलते ही एक औरत की फिर चीखने की आवाज सुनाई देती है। युग डरते हुए कहता है, कौन है? कोठी के अंदर से औरत की आवाज सुनाई देती है, मैं यक्षिणी।